नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका त्रिवेदा एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे साथ जुड़कर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल जैसे शानदार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है डिमांड। हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड के बारे में देखने वाले हैं। साथ के साथ में हम इनके शेड्यूल के बारे में भी बात करेंगे और उनके साथ साथ इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, और अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे कॉमर्स से हो चाहे आर्ट्स से हो, जिसमें दोनों किताबें माइक्रो और मैक्रो, अगर आप ये पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं या दोनों किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि भैया कौन कौन स्टूडेंट एग्री हैं या कौन कौन स्टूडेंट चाहते हैं कि वो पूरा कोर्स आप लोगों के लिए लेके आया जाए। तो उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से आपके फीडबैक मिलेंगे या कमेंट हमें देखने को मिलेंगे, उस हिसाब से हम आप लोगों के लिए कोर्स शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं डिमांड की, जो क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता है। तो हम बात करते हैं डिमांड की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिमांड की डेफिनेशन से कि भैया डिमांड की डेफिनेशन होती क्या है, आखिर मांग है क्या, डिमांड है क्या। जब कभी भी हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि जब कभी भी हम किसकी बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स की डिमांड की बात करते हैं, और कमोडिटीज की विच ए कंज्यूमर बोथ विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तो हो गई इसकी वो डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया ये अप्लाई कैसे होती है, क्या मतलब होता है इसका। समझ में नहीं आया, पढ़ तो बहुत जगह लिया, लेकिन समझ में नहीं आता कि होता क्या है। देखो भैया, लिखा है डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि डिमांड होती है जब मार्केट के अंदर किसी गुड्स की या किसी कमोडिटी की डिमांड की जाती है, मांग की जाती है, विच ए कंज्यूमर इज बोथ विलिंग एंड एबल टू बाय। देखो भैया, डिमांड मार्केट में जब क्रिएट होगी जब कोई आदमी किसी चीज की विलिंगनेस रखता हो। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा या चाहत, कि जब भी कोई आदमी, जैसे मान लो आज मुझे इस पेन की जरूरत है, मेरी इच्छा है कि मैं एक पेन खरीद के लाऊं, और एबल टू बाय, और मैं इस पेन को खरीदने के लिए एबल भी हूं। एबल से मतलब कि भैया मार्केट के अंदर ये पेन 200 रुपए का मिल रहा है और मेरे पास में इच्छा भी है, विलिंगनेस भी है कि मैं ये पेन खरीदूं, और मेरे पास 200 रुपए भी है कि भैया 200 रुपए है मेरे पास, मैं दुकान पे जाके ऊपर खरीद लूंगा। नहीं तो क्या होता है कि भैया आपकी इच्छा तो है, विलिंगनेस तो है कि भैया मुझे ये चीज खरीदनी है, लेकिन पैसा नहीं होता, तो उससे डिमांड जनरेट नहीं होगी। डिमांड जनरेट तभी होगी जब आपकी इच्छा भी हो, और इच्छा के साथ साथ आपके पास में वो एबिलिटी भी हो, यानी कि पैसा भी हो, वो रिसोर्स भी हो, जिससे आप उस गुड्स या कमोडिटी को खरीद सकें एट ईच पॉसिबल प्राइस। चाहे मार्केट में प्राइस कुछ भी हो, अब मुझे ये चीज चाहिए और इसका प्राइस 200 की जगह 2000 पहुंच गया, लेकिन फिर भी मुझे ये चाहिए और मैं इसको खरीद पा रहा हूं, तो इससे मार्केट में डिमांड जनरेट होगी। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी निश्चित समय के अंदर, जैसे मान लो मार्केट के अंदर इसका लिमिटेड स्टॉक है कि भैया ये 2 दिन में आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। तो भैया अगर मेरे को ये पेन खरीदना है मार्केट के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा और इसे खरीदना पड़ेगा, तभी वो डिमांड कहलाएगी। अदरवाइज वो मेरा डिजायर बन के रह जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी जब इकोनॉमिक्स की क्लास देखी थी, डिजायर, वांट्स और डिमांड, कि भैया आदमी में डिजायर क्रिएट होते हैं, उसके बाद वांट्स आती हैं, उसके बाद डिमांड आती है। तो डिमांड कब क्रिएट होगी, जब आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए एबल हो। इच्छा ही काम नहीं करती है, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए कि वो गुड्स, वो सर्विस, वो कमोडिटीज आप मार्केट से परचेज कर सके, क्योंकि आप खरीदेंगे तो मार्केट से वो यूनिट बिकेगी। अब 1 यूनिट कम हुई है तो दुकानदार को भैया और मंगवाना पड़ेगा, तो इससे मार्केट में डिमांड जनरेट होती है। तो ये है हमारी डिमांड की डेफिनेशन, जिसमें डिमांड रखी जाती है किसी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स की, क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज की, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज की, विच ए कंज्यूमर इज बोथ विलिंग, जिसके अंदर कंज्यूमर क्या होना चाहिए, विलिंग भी होना चाहिए, यानी कि इच्छा भी होनी चाहिए, और एबल टू बाय, और खरीद भी सकता हो एट ईच पॉसिबल प्राइस, चाहे प्राइस कुछ भी हो, और गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसे खरीद ले। बात करते हैं डिमांड की। तो भैया डिमांड क्या होती है, जो ये डिमांड रहती है ना ये मार्केट के अंदर, तो डिमांड क्या करती है, जब प्राइस ऊपर जाता है, जैसे कि मान लो आज कोई चीज 200 रुपए की मिल रही है, कल को मान लो मेरे जो इनकम है वो 200 रुपए है, तो मैं इस पेन को आराम से खरीद लूंगा। लेकिन इन फ्यूचर ये बढ़ के 300 का हो गया, 300 रुपए का हो गया, लेकिन मेरी इनकम तो 200 रुपए ही है ना, तो मेरे पास में 100 रुपए क्या हो जाएंगे, इस पेन के ज्यादा हो जाएंगे और मेरी इनकम क्या रह जाएगी, कम।
तो फिर मैं इस पेन को नहीं खरीद पाऊंगा। फिर इसको वही इंसान खरीद पाएगा जिसकी इनकम कितनी होगी, 300 रुपये होगी, 300 होगी। तो इसीलिए जब जब मार्केट के अंदर या फिर देखा जाए जब जब इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस ऊपर जाते हैं तो डिमांड सीधी सी बात है कम हो जाती है। इसी वजह से प्राइस और डिमांड एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं असेंशियल एलिमेंट ऑफ डिमांड, कि भैया डिमांड के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है जब मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट होगी। बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स। सबसे पहले आपको डिमांड जनरेट करने के लिए आपको क्वांटिटी ऑफ गुड्स ये देखना पड़ेगा कि आप कितना गुड्स परचेज करना चाहते हैं। जैसे मेरी डिमांड कितनी है, एक की, कि भैया मुझे एक पेन चाहिए। अब कोई बी आदमी है, उसको भैया कितने चाहिए, 2 चाहिए। कोई और आदमी है, उसको कितने चाहिए, 3 चाहिए। इसके बाद विलिंगनेस टू बाय। अब मार्केट में सामान तो दुनिया भर का है, लेकिन आपको उसमें से कौन सा सामान खरीदने की इच्छा है, आपकी विलिंगनेस क्या कहती है। मार्केट में तो भैया करोड़ों की भी सामान है, 10 रुपए का भी सामान है। अब अपने पास में तो क्या कहते हैं, अपनी इनकम तो 10 रुपए की है, तो अपन करोड़ों वाला तो नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए ये भी देखना पड़ेगा कि अपनी इच्छा क्या है, अपने को कौन सी चीज खरीदनी है जिससे अपना काम हो जाए। उसके बाद प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद में हम डिमांड क्रिएट करने के लिए मार्केट में क्या देखते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस देखते हैं। कुछ भी खरीदने जाते हैं तो ये देखते हैं, हाँ भाई इसके पीछे कितने पैसे लिखे हुए हैं, अपन इस पैसे को पे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसकी डिमांड जनरेट नहीं कर रहे, क्योंकि जो गुड्स या जो सर्विस हम अफोर्डेबल है हमारे लिए, हम उसे आसानी से खरीद लेंगे। लेकिन जो गुड्स और जो सर्विस हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, हम उसे नहीं पे कर सकते, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम किसी दुकान के ऊपर गए शर्ट लेने के लिए, तो भैया दुकानदार ने बोला, हमने शर्ट पसंद भी आ गई, दुकानदार ने बोला कि भैया 2000 रुपए की है। अब अपने पास में 2000 रुपए नहीं है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि भैया कल आते हैं, फिर कल ले जाएंगे, आज तो पैसे नहीं लाए, या आज पैसे नहीं है कल देख लेंगे। तो दुकानदार क्या बोलेगा, भैया देख लेना, कल आके ले गया तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगा। जैसे अभी कुछ दिनों में बिग बिलियन डेज ऐसी सेल आएंगी, उन सेल में क्या रहेगा कि भैया प्राइस जब कम रहेगा तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, कुछ दिनों के लिए रहेगा, घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए रहेगा। अगर आप उसमें उसको परचेज कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं या तो फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा या फिर दोबारा से उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जितना समय दिया गया है उस समय के अंदर आपको उसको खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी डिमांड बदल जाएगी। क्यों, आपके पास में पैसा नहीं रहेगा या जो भी फैक्टर काम करेंगे उसके बाद में फिर वो डिमांड के लिए काम नहीं कर पाएगा। तो ये किसी भी डिमांड के लिए या किसी भी गुड्स और सर्विस की डिमांड के लिए असेंशियल एलिमेंट होते हैं। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, या जब भी आप लिखोगे तो पूरा लिखोगे तो पूरे नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं भैया टाइप ऑफ डिमांड, कि भैया हमारी मांगे कितने प्रकार की होती हैं। पहला होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है मार्केट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअल डिमांड, जब कभी भी एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर किसी एक सिंगल आदमी की, एक सिंगल पर्सन की डिमांड की बात की जाए तो वो इंडिविजुअल डिमांड में आती है। अब ये सिंगल पर्सन कोई इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है, किसी एक घर की भी बात हो सकती है, किसी एक इंसान की, किसी एक फर्म की, या किसी एक प्रोडक्शन यूनिट की। मतलब कुल मिला के बात एक सिंगल यूनिट, सिंगल पर्सन की बात की जाए जिसमें केवल एक ही फैक्टर या एक ही आदमी काम कर रहा हो, उसकी डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। जैसे मुझे कुछ चाहिए पर्सनली तो वो मेरी इंडिविजुअल डिमांड रहेगी, कि भैया दुकान से मेरे को जाकर आईफोन लेना है, तो भैया वो आईफोन मेरी इंडिविजुअल डिमांड है, उसमें किसी का और का कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज आती है मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्या है भैया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मार्केट, यानी कि इसमें मोर देन वन इंडिविजुअल बात की जाएगी, यानी कि एक से ज्यादा लोगों की बात की जाएगी या एक से ज्यादा फर्म की बात की जाएगी। जैसे कि एक मैं हूं, अपन किसी दुकान के ऊपर सामान लेने जाते हैं, तो भैया कोई राम है, कोई श्याम है, कोई घनश्याम है, तो भैया खूब सारे लोग मिलते हैं, जब भी तो उसके पास में डिमांड क्रिएट होती है कि भैया बहुत सारे लोग आ गए, तभी तो उसका मार्केट जनरेट हो रहा है। एक आदमी के लिए या एक फर्म के लिए कोई दुकान वाला दुकान थोड़ी ना खोलता है कि भैया मुझे एक आदमी को सामान बेचना है, उसे तो पूरे मार्केट को सामान बेचना है। तब पता चलता है कि पूरे मार्केट के अंदर किस चीज की डिमांड है। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट अपन देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि भैया भर भर के क्या होता है, आईफोन के ऐड चलते हैं या फिर किसी गाड़ी के ऐड चलते हैं, तो लोगों के मन में क्या आता है, डिमांड क्रिएट होती है कि हाँ मुझे आईफोन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। अब ये एक एक आदमी के मन में क्रिएट होगा कि भैया मेरे मन में भी आया, किसी सेकंड पर्सन के भी आया, थर्ड पर्सन के भी आया,
100 लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें से 50 लोगों के दिमाग में आया, क्यों? अपन ने दो चीज पढ़ी थी कि भैया एक तो वो एबल है खरीदने के, एक उनकी विलिंगनेस है यानी कि उनकी इच्छा भी है खरीदना, तो वो उसे खरीद लेंगे। तो वो 50 लोग मिलकर क्या करेंगे, मार्केट डिमांड क्रिएट करेंगे कि मार्केट में डिमांड आ गई है 50 आईफोनों की। एक सिंगल आदमी की डिमांड रहे कि भैया एक ही डिमांड कर रहा है तो वो इंडिविजुअल डिमांड। अब बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं तो वो किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो किसमें इंक्लूड करा जाएगा, मार्केट डिमांड के अंदर किया जाएगा। जब भी बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की, तो इसमें जब जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि आज मान लो मेरी इनकम 100 रुपए है, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो 100 रुपए में मैं जिन चीजों को आज खरीद पा रहा हूं, जैसे मान लो 100 रुपए में मैं एक ब्रेड का पैकेट ला रहा हूं और इसके बाद में एक पैकेट ला रहा हूं बटर का, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो कि ब्रेड और बटर के प्राइस क्या हो जाएं, बढ़ जाएं। जो आज 100 रुपए में आ रहे हैं कल को वो 150 रुपीज के हो जाएं, लेकिन मेरी इनकम तो फिक्स रहेगी ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी आदमी की इनकम 1 जनवरी 2025 को 1 लाख रुपए थी या 100 रुपए थी और मान लो 10 दिन बाद किसी चीज के प्राइस बढ़ गए तो 10 जनवरी 2025 को उसकी इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ा दी जाएगी। इनकम तो सालाना या जैसे भी बढ़ती है वैसे बढ़ेगी, ईयरली इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जो ये प्राइस है किसी भी कमोडिटी या किसी भी गुड्स के, इसका तो कोई फिक्स नहीं है, ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, सप्लाई के ऊपर या डिमांड के ऊपर कि कब ऊपर नीचे होना है। तो जब ब्रेड और बटर के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा भैया, मेरी डिमांड कम हो जाएगी। जहां पे मैं एक एक पैकेट खरीद पा रहा था, क्या पता आधा पैकेट खरीदूं, या जहां पे मैं रोज खरीद पा रहा था वहां पे मैं 2-4 दिन में फिर कभी एक बार खरीदूं। तो ये क्या होगा कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाएंगे वैसे ही मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा भैया, डिमांड भी ऊपर चली जाएगी। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी। कि जब जब मार्केट के अंदर प्राइस ऊपर जा रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी, क्योंकि इंसान के पास में रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, पैसा नहीं रहेगा कि वो उसे खरीद पाए। इसके बाद में हम बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। भैया ये सबसे जरूरी चीजें हैं, वो एलिमेंट्स या वो फैक्टर जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि डिमांड कैसी रहेगी, इंडिविजुअल रहेगी, मार्केट रहेगी, कैसे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, कि भैया हम जो भी सामान खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अपन कोई भी चीज खरीदते हैं, अपन किसी भी चीज की डिमांड क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उस कमोडिटी का प्राइस देखते हैं कि भैया इसका प्राइस क्या रहने वाला है, उसके बाद में ही हम उस गुड्स को मार्केट से परचेज करेंगे। जैसे कि मान लो अपने को कोई 1000 रुपए का बिस्किट लेना है, या मान लो 1000 रुपए का कोई सामान लेके आना है, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि भैया जो भी गुड्स या जो भी सामान हम खरीद रहे हैं उसके पीछे प्राइस टैग कितने का लगा हुआ है। वो कमोडिटी, वो गुड्स हमारे खरीदने में या हमारी एबिलिटी के अंदर है या बाहर है, मतलब हमारी हैसियत, हम उसे खरीद भी पाएंगे, अफोर्ड कर भी पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब मान लो जैसे कि मैं मार्केट में गया और मार्केट के अंदर मैंने क्या देखा कि भैया मुझे पार्लेजी बिस्किट लेना है, या फिर मान लो मुझे मार्केट में जाके मैंने देखा कि मुझे ओरियो बिस्किट लेने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में मैं क्या देख रहा हूँ कि भैया ओरियो बिस्किट के प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि भैया दूसरे बिस्किटों के प्राइस देखूंगा जिनके प्राइस ओरियो बिस्किट से कम है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक लेने गए तो कोल्ड ड्रिंक में हमने बात करी कोक की, कि मार्केट के अंदर हम पहले कोक पीते थे कि भैया कोक बहुत अच्छी है। अब एक टाइम के बाद कोक के प्राइस बढ़ने लगे तो हम क्या करेंगे, दूसरी ऐसी कोल्ड ड्रिंक ढूंढेंगे, ऐसा उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढेंगे जो हमें कोल्ड ड्रिंक का मजा भी दे दे और उसके प्राइस भी कोक से कम हो। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरीके के आते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और एक कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। पहले बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प यानी कि ऑप्शन। जैसे कि अभी हमने बात करी कि भैया सर्दी का मौसम है, जैसे कि मान लो मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं कि भैया पहले कॉफी पीते थे लेकिन अब कॉफी के प्राइसेस क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो हम किस पे आ जाएंगे, चाय पे आ जाएंगे, क्योंकि अपनी बॉडी को तो क्या चाहिए, हीट चाहिए। जैसे अभी मैंने कोल्ड ड्रिंक की बात करी कि भैया कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोक है जो पहले आती थी 90 रुपीज़ की, 90 रुपए की आती थी, लेकिन अब क्या हुआ वो 100 रुपए की हो गई है, 100 रुपए की हो गई है। और वहीं पे अगर हम पेप्सी की बात करें तो पेप्सी अब भी 90 रुपीज़ की है। तो हम ऑटोमेटिक कोक की डिमांड करके कम करके हम किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपने को तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है और अभी अपने पास में इतना पैसा नहीं है कि अपन 100 रुपए की क्या पी सकें, कोक पी सकें। तो अपन 90 रुपए की क्या पी लेंगे, 90 रुपीज़ की क्या पी लेंगे भैया, पेप्सी पी लेंगे। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट बन गया कि चलो ठीक है कोक नहीं है
तो हम उसके विकल्प में या उसके ऑप्शन में किसको चूज कर लेते हैं, पेप्सी को। तो इससे क्या होगा, कोक की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी और पेप्सी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाएगी सेम प्राइस के ऊपर। कि भैया क्या हुआ कि कोक 100 की हो गई लेकिन पेप्सी अब भी 90 रुपीज़ की है, तो हम 90 रुपीज़ में उसको इजीली अफोर्ड कर लेंगे। उसके बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। जैसे कि अपन मार्केट से जैसे मान लो शू खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, तो पॉलिश भी खरीदते हैं उसके साथ। जैसे ब्रेड खरीदते हैं तो उसके साथ बटर भी खरीदते हैं। कोई स्नैक्स खरीदते हैं खाने के लिए तो उसके साथ सॉस भी लेते हैं कि भैया ठीक है एक केचप या सॉस की बोतल भी ले लो। तो मान लो मार्केट के अंदर पहले 20 रुपए की ब्रेड आती थी, 20 रुपीज की क्या आती थी, ब्रेड आती थी। अब 20 रुपीज की ब्रेड आती थी, उस टाइम क्या होता था, मार्केट के अंदर अपन क्या खरीदते थे, ब्रेड के साथ बटर भी खरीद लेते थे। ठीक है, मान लो मार्केट के अंदर 10 लोग ब्रेड खरीद रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सबके सभी ब्रेड के साथ बटर खरीद रहे हैं, लेकिन मान लो 8 लोग तो ऐसे आ रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, ब्रेड के साथ बटर खरीद रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद मार्केट के अंदर ब्रेड के प्राइस भैया कितने हो गए, 50 रुपीज़ पहुंच गए। उस टाइम क्या होगा कि ब्रेड की जो सेल है या ब्रेड की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भैया जिन लोगों की इनकम 20 रुपए से कम है या फिर 20 रुपए से ज़्यादा नहीं है, वो क्या करेंगे, ब्रेड खरीदना कम कर देंगे। और जब वो ब्रेड खरीदना ही कम कर देंगे तो सिंगल केवल बटर तो नहीं खरीदेंगे भैया, अगर ब्रेड ही नहीं ले रहे तो बटर किस पे लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स है इसकी डिमांड भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। एक की प्राइस ऊपर जाने के ऊपर, एक गुड्स के प्राइस ऊपर जाने के ऊपर दूसरे गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये किसकी बात हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो गई। इसके बाद में बात आती है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। भैया ये भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं या ये भी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। जैसे अब मान लो टेस्ट और प्रेफरेंसेस कि मान लो अपन लोग क्या करते हैं, एक तो भैया वही बात, एक तो अपन किसी नुक्कड़ के ऊपर चाय पिए और दूसरी जगह कहाँ पे चाय पिए, जाके किसी 5 स्टार होटल में जाके चाय पिए। तो उससे क्या होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक लिमिट के बाद में जब आदमी के पास में पैसा आने लग जाता है तो उसकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, उसकी डिमांड चेंज हो जाती है। जैसे आज कोई आदमी जॉब करने लगा है तो भैया वो क्या करेगा, शुरुआत में जॉब करने लगा है तो वो पैदल जाएगा, साल भर बाद में क्या होगा, वो मोटरसाइकिल के ऊपर आ जाएगा। तो उसने मोटरसाइकिल की डिमांड क्रिएट कर दी। क्यों, क्योंकि उसके पास में पैसा आ रहा है। इसके बाद में कुछ टाइम बाद में वो क्या करेगा कि ठीक है भाई अब तो धूल खाने लग गए, मिट्टी आ रही है बाइक से, तो अपन क्या कर लेते हैं, अब एक गाड़ी खरीद लेते हैं। तो उसने क्या करा, गाड़ी की डिमांड क्रिएट कर दी। अभी उसने 5, 7, 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, 2-4 साल बाद वो सोचेगा कि नहीं यार इससे काम नहीं चल रहा, अब किसी अच्छी गाड़ी को खरीदते हैं 50-60 लाख की। क्यों, क्योंकि रेगुलर उसके पास में क्या आ रही है, इनकम। इससे टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं उसके, मतलब पहले वो लोअर कैटेगरी पे था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले किसी की अच्छी सैलरी थी, धीरे धीरे भैया उसकी जॉब छूट गई, या मान लो उसके पास में पैसा नहीं आ रहा, कोई बिजनेस था उसमें पैसे नहीं आ रहा, तो उसका टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदल जाएगा। जहाँ पहले वो 5 स्टार में जाके चाय पीता था या नाश्ता करता था या खाना खाता था, अब वो क्या करेगा, किसी ढाबे के ऊपर या नॉर्मल कहीं प्लेट सिस्टम के ऊपर जाके खाना खा लेगा। तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस ये भी किसको बताते हैं भैया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर इफेक्ट करते हैं कि भैया डिमांड को कहीं ना कहीं टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद में आता है भैया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। कई बार इंसान को क्या लगता है, डिमांड कैसे क्रिएट होती है। जैसे आज मान लो मार्केट के अंदर गोल्ड 1 लाख रुपए का है, लोगों को ऐसा डर लगता है कि भैया इन फ्यूचर ये और ऊपर जाएगा ये प्राइस, तो वो अभी क्या करेंगे, उसको स्टॉक करके रखने लग जाएंगे कि ठीक है भाई मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ा देंगे कि खूब सारा गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, इन फ्यूचर तो ये 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख तक पहुंच जाएगा, तब महंगा हो जाएगा। अभी सस्ता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। जैसे कि लोग अधिकतर क्या कोशिश करते हैं कि सर्दियों के मौसम के अंदर एसी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जब गर्मियों का मौसम आएगा तो वो एसी के प्राइस ऑटोमेटिक 5 से 10 हज़ार रुपए बढ़ जाएंगे, क्योंकि गर्मियों में एसी की जरूरत होती है, सर्दियों में एसी कोई लगवाता नहीं है, तो दुकान वाले भी कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि स्टॉक रखा रहता है, बिकता है नहीं, तो वो प्राइस कम कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर के अंदर किसी गुड्स या किसी सर्विस के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो पहले से ही उनको खरीद के रखने लग जाते हैं। तो ये चीज भी किसको इफेक्ट करती है, डिमांड को। इसके बाद आता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि भैया जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो साइज और कंपोजिशन है वो भी डिमांड को इफेक्ट करता है। कैसे करता है, जैसे मान लो किसी गांव के अंदर या किसी शहर के अंदर पहले 100 लोग रहते थे, तो भैया 100 लोगों की डिमांड अलग थी। आज वहां पे 100 की जगह 200 लोग हो गए, तो भैया उनकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पहले एक घर में मान लो हस्बैंड और वाइफ थे,
2 लोगों के लिए खाना लाना पड़ता था। इन फ्यूचर क्या हुआ कि भैया बच्चे पैदा हो गए, तो भैया डिमांड बढ़ेगी, बच्चों के लिए दूध भी लाना पड़ेगा, रोटी भी लानी पड़ेगी, अनाज भी लाना पड़ेगा, फ्रूट्स भी लाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी, जिससे घर की अब डिमांड क्या हो गई, ये बढ़ गई है। तो ये तो एक घर की बात है। और अगर पूरी सोसाइटी की बात करें, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, तो किसी भी एरिया की जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बात है कि डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ भी है कि सर पॉपुलेशन बढ़ेगी थोड़ी ना, ऐसा भी हो सकता है कि पॉपुलेशन कम हो जाए, कि पहले फैमिली में 5 लोग थे, कोई एक्सपायर हो गया, कोई मर गया है, कोई कहीं चला गया, तो डिमांड कम भी हो सकती है। तो इसलिए साइज ऑफ पॉपुलेशन भी डिमांड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। इसके बाद आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि भैया जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसकी इनकम भी इफेक्ट करती है डिमांड के ऊपर। अब मान लो किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, 2 भाई हैं, एक का नाम है भैया कपिल और एक का नाम है शिवम। अब ये जो 2 लोग हैं, एक की इनकम तो भैया बहुत ज्यादा है और दूसरे की इनकम क्या है, बहुत कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी इनकम ज्यादा रहेगी वो क्या करेगा, ज्यादा डिमांड क्रिएट करेगा मार्केट में, और जिसकी इनकम कम रहेगी वो मार्केट में क्या करेगा, डिमांड कम क्रिएट करेगा, क्योंकि भैया के पास में क्या नहीं है, पैसे नहीं है। इसीलिए किसी भी कंज्यूमर की जो इनकम होती है, अगर वो ज्यादा रहेगी तो डिमांड भी वो मार्केट में ज्यादा रखेगा, और किसी की इनकम कम है तो वो केवल एसेंशियल गुड्स की डिमांड ही कर पाएगा, जिससे कि भैया उसकी जिंदगी निकल जाए, जो उसके बेसिक नीड्स पूरी कर दे, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर दे, वो ऐसी ही चीजों की या ऐसी ही गुड्स की डिमांड करेगा, अननेसेसरी या लग्जरी गुड्स की डिमांड नहीं रखेगा। इसके बाद में आता है सीजन एंड वेदर। जैसे अभी सीजन चल रहा है भैया गर्मियों का, तो मार्केट के अंदर कोई भी आदमी वूलन क्लोथ्स की या फिर बात करें रजाई गद्दों की, इनकी मार्केट में डिमांड नहीं रखेगा। अभी मान लो गर्मियां चल रही हैं, तो हम अगर धूप में कहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम कहीं पे भी गर्म चाय या कॉफी को प्रेफर नहीं करेंगे। हम किसको प्रेफर करेंगे कि भैया ठंडा कोई जूस मिले, कोल्ड ड्रिंक मिले, आइसक्रीम मिले। लेकिन अगर यही सर्दियों के मौसम की बात की जाए तो क्या होगा, सीजन और वेदर चेंज हो गया। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि भैया गरम गरम चाय या कॉफी पियेंगे, या फिर उस टाइम हम प्रेफर करेंगे कि भैया गरम कपड़े खरीदे जाएं, क्योंकि उस टाइम टी शर्ट शॉर्ट्स ये कोई भी नहीं खरीदेगा। तो सीजन और वेदर ये भी गुड्स और कमोडिटीज की डिमांड को, गुड्स और कमोडिटीज की जो डिमांड होती है उसे इफेक्ट करते हैं। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे कि मान लो एक पॉपुलेशन की या एक घर की बात करें, सभी लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, अलग अलग है। एक सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनकी इनकम अलग अलग तरीके से बटी हुई है, किसी की ज्यादा है तो किसी की कम है। एक फैमिली में मान लो 2 लोग हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो क्या है, अलग अलग है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अलग अलग है एक सोसाइटी के अंदर, तो क्या होगा, डिमांड भी अलग अलग होगी। एक होटल के अंदर मान लो 5 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, पांचों की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अलग अलग है, तो भैया वो अलग अलग चीजों की डिमांड करेंगे। भैया एक जहाँ डिमांड करेगा भैया पनीर की, तो दूसरा वहां सोचेगा कि मैं दाल से या सलाद से ही रोटी खा के चला जाऊंगा। क्यों, क्योंकि भैया उनकी जो इनकम बटी हुई है, उनकी जो इनकम आ रही है वो इनकम क्या है, अलग अलग है, और इनकम अलग अलग होने के कारण उनकी डिमांड भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो भैया ये डिमांड के क्या थे, डिटर्मिनेंट्स थे जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डिमांड फंक्शन की, कि डिमांड फंक्शन क्या काम करता है। देखो भाई, फंक्शन का मतलब होता है काम करना या कार्य करना, कि क्या हो रहा है। तो डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड और ए पार्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। यहां तक ही रुक जाएं। डिमांड फंक्शन किस चीज को शो करता है भैया, रिलेशनशिप को शो करता है। किस चीज की रिलेशनशिप को, किस चीज के संबंध को दिखाता है, क्वांटिटी डिमांडेड, कि भैया कितने गुड्स और कितनी सर्विसेज की डिमांड रखी गई है, एंड ए पार्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। अभी अपन ने खूब सारे फैक्टर पढ़े, ठीक है, जिसको अपन ने डिटर्मिनेंट्स बोला, वो कहीं ना कहीं डिमांड को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। अब वो जब डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा भैया, वो डिमांड को इन्फ्लुएंस भी करेंगे, प्रभावित भी करेंगे। इट कैन बी आइदर विद रेस्पेक्ट टू वन कंज्यूमर और टू ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। ये डिमांड चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे मार्केट डिमांड हो, ये सभी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। देखो भैया आपने 8 फैक्टर पढ़े, इसमें से 3 फैक्टर रहते हैं मार्केट के और 5 रहते हैं इंडिविजुअल के। लेकिन कभी भी पेपर में आपसे मार्केट के बताओ, इंडिविजुअल के बताओ ये नहीं बोलता, वैसे बोलता है 3 बता दो, 5 बता दो, 2 बता दो, ऐसे पूछेगा तो वो आपको बताने पड़ेंगे। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि भैया डिमांड फंक्शन क्या बताता है, कि जो भी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड रहती है, जो भी फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका रिलेशनशिप बताती है, चाहे भले से वो इंडिविजुअल डिमांड का रहे या फिर मार्केट डिमांड का रहे। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के जो फैक्टर हैं
उसे डिनोट कैसे करते हैं, उसे शो कैसे करते हैं। तो भैया पी इंडिविजुअल का कैसे रहेगा, dx f px pr y t और f ये रहता है। और वहीं पे मार्केट का क्या रहता है, सेम, यहाँ तक तो सेम चलता है, लेकिन उसके बाद में पॉपुलेशन, उसके बाद में सीजन एंड वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये 3 अलग हैं। शुरुआत के ये जो 5 हैं कौन कौन से भैया, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और एफ से क्या रहेगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि भैया किसी भी गुड्स की फ्यूचर के अंदर प्राइस बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, उस हिसाब से हम उनकी डिमांड क्रिएट करते हैं। तो शुरू के ये जो 5 हैं ये किसके रहेंगे, इंडिविजुअल के, जो हमने यहाँ देख लिए हैं। और जो लास्ट के ये 3 फैक्टर हैं या 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, ये किसके रहेंगे भैया, ये रहेंगे मार्केट डिमांड की। तो पीएक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, पीआर का मतलब होता है रिलेटेड गुड्स, वाई मतलब इनकम। एक चीज और याद रखना कि जब भी आप डिमांड पढ़ेंगे तो डिमांड जब भी पढ़ेंगे तो डिमांड कैसी रहेगी, डिमांड का मतलब जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे वाई किसको डिनोट करेगा, इनकम को डिनोट करेगा। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में जब भी कभी आप क्वेश्चन के अंदर या कहीं पे भी वाई को देख लें तो उस वाई से मतलब होता है इनकम से। टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एफ किसको डिनोट करेगा, फ्यूचर को बताता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अभी अपन ने देखा था कि जैसे गोल्ड के प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो अपन उसको अभी से ही कम प्राइस के ऊपर ज्यादा खरीद लेंगे। पीओ किसको बताता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन को बताता है। एस किसको बताता है, सीजन एंड वेदर को बताता है। डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बताता है। ठीक, क्योंकि हमारा जो प्राइस और डिमांड है इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड क्या आ रही है, कम आ रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। भैया पेपर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है, जब भी आपसे डिमांड पूछी जाए तो भैया आपको डिमांड बता देना या फिर उसके बाद में डिमांड फंक्शन और डिमांड शेड्यूल बता देना। एक बात याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप चाहे थ्योरी कम लिख देना, लेकिन जब भी कोई टॉपिक पूछा जाए तो भैया शेड्यूल और ग्राफ बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बिना ग्राफ आपका क्वेश्चन राइट हो ही नहीं सकता। पेपर में वो आपसे कुछ पूछे और आप सीधा उसका थ्योरी लिख के आ रहे हैं, एग्जाम्पल लिख के छोड़ दिया, खत्म, नंबर नहीं आएंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 ही देगा, 1 नंबर काट लेगा। क्यों काट लेगा, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। यहाँ पे देखना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है भैया, प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रही है, यहाँ पे अपन प्राइस बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स या डिमांडेड क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, कि पहले 5 खरीद रहे थे फिर 4 3 2 1 पे आ गई। ये किसका शेड्यूल है, इंडिविजुअल का शेड्यूल है, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड को ये बता रहा है यहाँ पे, जिसका रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की, कि भैया इसका ग्राफ कैसे काम करता है। जब भी हम इंडिविजुअल का ग्राफ बनाएंगे तो शेड्यूल आपने पीछे देख लिया है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं भैया किसकी, इसके शेड्यूल की। इसका शेड्यूल क्या बताता है, वाई एक्सिस पे प्राइस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी ऑफ डिमांड्स की बात करेंगे। क्यू से बता रखा है मैंने, आप पूरा देख लेना। अब बात करते हैं कि जब अपना प्राइस 1 पे था, अपना प्राइस जब 1 पे था तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी थी, 5 थी। जब 2 पे था तो कितना था, 4 हुआ। 3 पे पहुंचा तो कितना हुआ, 3 हुआ। 4 पे पहुंचा तो कितना हुआ, 2। और 5 पे जब प्राइस पहुंचा तो डिमांड कितने पे आ गई, 1 पे आ गई। इससे हमें एक चीज पता चली कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या आ रही है, कम आ रही है, यानी कि डिमांड धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसी वजह से इसका जो स्लोप बनता है वो स्लोप कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है, यानी कि ये स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि प्राइस ऊपर जाने पे डिमांड क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की। तो भैया मार्केट डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि भैया अपन ने यहाँ पे 2 लोगों का एग्जाम्पल लिया है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में शेड्यूल आता है या मार्केट डिमांड के बारे में पूछता है तो 2 का सफिशियंट रहता है, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने में भी इजी रहेगा। अब ज्यादा लिख दोगे तो भैया फिर इतना ग्राफ बनाने में, एक ग्राफ में पूरा टाइम निकल जाएगा। तो कम से कम 2 में अपना काम चल जाता है, क्योंकि मोर देन 1 इंडिविजुअल मार्केट डिमांड होती है। तो यहाँ पे 1 से ज्यादा हो गया। अब ए पे अपन कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इसको मान लो भैया कोई भी नाम मान लो, इसको नाम मान लो भैया पूजा, और इसको नाम मान लो प्रिया। ये 2 नाम हो गए। अब ये जो 2 नाम हैं, आप इनको क्या करेंगे कि भैया ये 2 इंडिविजुअल हैं, ये मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट कर रहे हैं कि भैया जब प्राइस 1 रुपए था, जब प्राइस 1 रुपए था
तो पूजा ने कितनी क्वांटिटी परचेज करी, 5 करी। प्रिया की इनकम थोड़ी ज़्यादा थी कि भैया उसके पास में पैसा थोड़ा अच्छा था, तो उसने कितनी परचेज कर ली, 6 कर ली। अब इसमें क्या होगा कि दोनों की डिमांड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दोनों की डिमांड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और तो वो इन जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो क्या देखने को मिल रहा है, दोनों की ही डिमांड कम हो रही है। वो बात अलग है कि भैया उसके पास में इनकम या फिर और चीजें अच्छी हो सकती हैं, रिसोर्सेज अच्छे हो सकते हैं, तो इसके कंपैरिजन में उसकी डिमांड थोड़ी अच्छी है, लेकिन उसकी डिमांड भी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है प्राइस के ऊपर जाने के ऊपर। तो भैया ये किसका शेड्यूल है, मार्केट डिमांड का क्या है ये शेड्यूल। तो आप चाहें तो इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शेड्यूल बनाने के लिए, या आप अपने हिसाब से भी बना के देख सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। अब इसकी बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की कि भैया इसका ग्राफ कैसे काम करता है। इसका ग्राफ बनाना जरूरी है। ए से मतलब यहाँ पे ए की बात करी थी, बी से मतलब बी की, और एम से मतलब मार्केट डिमांड की। भैया तीनों शो करने जरूरी हैं। अगर आप एक बना के छोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट डिमांड ही है, इंडिविजुअल का तो एक सिंगल शो कर ही चुके, अब इसका पूरा शो करना पड़ेगा। पीछे यहाँ पे देखेंगे तो भैया यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 11 तक जा रहा है। इस वजह से अपन डिमांड की जो लाइन रहेगी उसको कहाँ तक ले लेंगे, 12 तक ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये किसकी लाइन है, अपनी प्राइस की, और ये किसकी रह जाएगी, क्वांटिटी की रह जाएगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड्स की। अभी अपन पहले बात करते हैं ए के ऊपर। ठीक है, जो ए इंडिविजुअल था उसकी बात करते हैं कि जब प्राइस 1 रुपए था तो उसकी डिमांड कितनी थी, 5 थी। जब प्राइस 2 पे पहुंचा तो उसकी डिमांड कितने पे आ गई, 4 पे आ गई। शेड्यूल में मैच कर लीजिएगा। जब 3 थी, जब प्राइस 3 हुआ तो उसकी डिमांड कितने पे आ गई, 3 पे आ गई। जब 4 पे पहुंची तो 2 पे आ गई, और 5 पे पहुंची तो 1 पे आ गई। ये अपन इंडिविजुअल में देख चुके थे, सेम ग्राफ था, लाइन आप सीधी खींच लेना, मेरे पास स्केल नहीं होता है। उसके बाद में हम बात करें किसकी भैया, बी इंडिविजुअल की बात करें जिसका नाम अपन ने प्रिया रखा था। वहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि भैया जब 1 रुपए के ऊपर उसकी कितनी थी, 6 थी, क्योंकि उसकी थोड़ी ज्यादा थी ना। 2 पे कितनी थी, 5 थी। 3 पे कितनी हुई, 4 हुई। 4 पे कितनी हुई, 3 हुई। और 5 पे कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये किसका ग्राफ बन गया, उनका। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड की, कि जो दोनों को ऐड करने के बाद में मार्केट के अंदर डिमांड जनरेट हो रही है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। 1 रुपए के ऊपर अपन ने कितना देखा था, 11 देखा था। 2 के ऊपर कितना देखा था भैया, 9 देखा था। 3 के ऊपर कितना देखा था, 7, क्योंकि दोनों को ऐड कर देंगे। 4 के ऊपर कितना देखा था भैया, 4 के ऊपर अपन ने कितना देखा था, 5 देखा था। तो ये कितने पे आ जाएगा, यहाँ पे दोनों के बीच में आ जाएगा 5 पे, यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद में 5 पे कितनी हो गई थी, दोनों को ऐड करने के ऊपर कितनी हो गई थी, एक की 1 थी और एक की 2 थी, तो 3 पे ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल को ऐड करने के बाद मार्केट डिमांड बता रखी है। तो भैया ये पूरा टॉपिक था जिसमें हमने डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड देखा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखे, डिमांड फंक्शन देखा, उसके बाद में मार्केट और इंडिविजुअल का ग्राफ देखा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर माइक्रो और मैक्रो पूरा डिटेल से, फुल नोट्स, फुल ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन, उसके साथ साथ पीपीटी की भी स्लाइड्स और नोट्स, ये सारी चीजें, इवन जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के और एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। उस हिसाब से हम आपके लिए कोर्स लॉन्च करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोगों के फीडबैक हमें देखने को मिलते हैं। हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।